अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ये चाहतें ये शिद्दतें आज कलम सुमेरा शरीफ तूर की किस्त नंबर 4 लेकर हाजिर हुए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। सईद अहमद अपने घर में किताब हाथ में लिए वर्कदानी में मसरूफ थे जब दरवाज़ा नॉक करके फराह चाय का मग लेकर अंदर दाखिल हुई। अबू जान चाय। इसने कप इनकी तरफ बढ़ाया। इन्होंने मुस्कुराकर थाम लिया। जीती रहो, आओ बैठो। इन्होंने बिस्तर की तरफ इशारा किया। शुक्रिया, मगर मुझे कॉलेज के टेस्ट की तैयारी करनी है। फराह बैठने के बजाय खड़ी रही और धीमे से मुस्कुराए शफकत अमेज लहजे अंदाज में बेटी को देखा। ठीक है जाओ, इन्होंने बहुत मोहब्बत से कहा था। फराह पलट आई। सुनो बेटा, अपनी माँ को कमरे में भेज देना। अचानक कुछ सोचते इन्होंने ताकुब से आवाज़ दी तो फराह तहकीर से पलट कर इन्हें देखने पर मजबूर होगी। बड़े अरसे बाद इन्होंने इस अंदाज में किसी के सामने इस तरह अपने कमरे में बुलाया था और वो सर इस बात में हिलाकर बाहर निकल आई। अम्मी, अब्बू आपको बुला रहे हैं, फराह ने इतला दी। वो जो लॉन्च में बैठी अखबार पढ़ रही थी चौंकी। सईद अहमद ने इन्हें अपने कमरे में बुलाया है। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मुझे हैरत इन्हें इस कदर थी कि ये भी याद ना रहा के सामने बेटी बैठी है। फराह सर हिलाकर रह गई। ताहिरा बेगम उलझ गई। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। फराह ने चाय बनाई थी। अमूमन रात के चाय वही बनाती थी। सबको सर्व करके इन्हें भी दी। अभी आधा कप ही पिया था कि ये पैगाम इन्हें मिला। इन्होंने बाकी आधा कप भी एक दो घूंट में खत्म किया। फराह पैगाम देकर जा चुकी थी। लगता है आज सईद अहमद का फिर लड़ने का मूड है। इनकी सोच सिर्फ यहीं तक की थी। सईद अहमद के कमरे में जाने से पहले इन्होंने सारा घर चेक किया था। सारी लाइट्स ऑफ करके वो कमरे की तरफ रवाना हो गई। इस कमरे में वो पहली दफा नहीं जा रही थी। रोजाना इस कमरे तक का सफर करती थी, मगर आज सईद अहमद ने बड़े अरसे बाद खुद से इन्हें बुलाया था। हो सकता है आज किस्मत मेहरबान हो गई हो और सईद अहमद को भी मेरा ख्याल आ गया हो। दिल खुशफहमियों में मुब्तला होने लगा। मगर नहीं, सईद अहमद तो पत्थर है। सारी उम्र इस पत्थर में जोंक नहीं लगी। अब किस्मत मेहरबान हो भी जाए तो क्या, अब तो दिल खुशफहमियों में मुब्तला होने का हुनर भी भूल गया है। वो आज़ादगी की गहरी अमीक खाई में गर्क थी जहाँ रोशनी का कोई रोज़न ना था। तारीकी ही तारीकी थी। दरवाज़ा खुला तो सईद अहमद की निगाह ताहिरा की निगाह से जा मिली। दोनों तरफ एक दम लगा जैसे फासले सिमट गए हों। माहो साल का अरसा ठहरा ही ना हो। वक्त वही ज़माने आ गए हों जब दिल दिल से आशना थे, जब नज़र नज़र को पहचानती थी। और अब सईद अहमद ने एक नज़र डालकर फेर ली। ताहिरा बेगम धड़ाम से तारीकी के गहरे गड्ढे में दोबारा जाग दी। वो खामोशी से आगे बढ़ आई और मामूल के मुताबिक अपनी जगह पर जाके बैठ गई। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कुछ पल कमरे में गहरी खामोशी का राज रहा और फिर सईद अहमद की आवाज़ गूंजी। ताहिरा बेगम ने उलझ कर देखा। इस शख्स को क्या ज़रूरत पड़ गई कि मुझसे कोई बात करे। सुर्ख सफेद चेहरे की खूबसूरती अपने तमाम तरवजाहतों समेत अभी भी बरकरार थी। उम्र का फर्क पड़ा था, मगर खतखाल रंग और रूप वही था। ताहिरा बेगम देखे गई। मुझे सामान से मुतल्लिक बात करनी है। एक दो मिनट इन्होंने इंतजार किया कि शायद वो कुछ पूछे, क्या खास बात है, मगर इन्हें चुप साधे देख इन्होंने मजीद कहा। ताहिरा बेगम एक गहरी सांस लेकर रह गई। इस दिन आपने बात खत्म कर दी थी, अब क्या बाकी रह गया जो कहना है। लहजे में अब भी तलखी का राज था। मैं इस वक्त लड़ने या बहस करने के मूड में नहीं हूँ। यह मसला मेरे ही बेटे की खुशियों का नहीं, बल्कि तुम्हारी भी औलाद का है। इन्होंने तलखी का जवाब तलखी से दिया। शुक्र है आपने ये कहा। समान अहमद आपकी औलाद है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। गहरा तंज था। सईद अहमद अपनी बर्दाश्त आजमाने को लब सी गए। मैं वाज़ा कर चुका हूँ कि तुमसे लड़ने पे बात बढ़ाने के मूड में नहीं। इन्होंने पत्थरों की सख्ती से कहा। ताहिरा बेगम इस लहजे के जवाब में कुछ ना कह सकी। समान से मैं बात कर चुका हूँ। तुम जरिश के लिए राजी नहीं और तुम्हारी बहन की बेटी के लिए मैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम लोग समान की शादी के किस्से को ही ख़त्म कर देते हैं। इन्होंने बिला तमहीद बात शुरू की। ताहिरा बेगम नासमझी में देखे गई। क्या समान शादी नहीं करेगा? जब बात समझ में आई तो एकदम तलखी से कह होता। जब वालिदैन की बाहिमी फैसला जिद की कसौटी पर परखे जाए तो औलाद यही फैसला करती है। ये मेरा नहीं, समान अहमद का फैसला है। अब के ताहिरा बेगम चुपचाप देखे गई। बहरहाल इसकी शादी की सबसे बेहतर उम्र यही है, लेकिन इसने खुद मुझसे बात की है। वो चंद साल शादी नहीं करना चाहता, ना जरिश से और ना ही तुम्हारी भांजी से। इन्होंने बात को घुमा फिरा कर वहीं ला खड़ा किया। मैं इससे बात करूंगी, इस तरह तो वो बहुत देर कर देगा। ताहिरा बेगम
अब के कुछ मुतफिक्र से कह रही थी। वो इनका फर्माबरदार बेटा था, बचपन से लेकर अब तक कोई नाजायज चीज तलब नहीं की थी और अब इनकी आंखों में जरिश का एक्स देखकर ताहिरा बेगम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मगर इसका फैसला वो दुख की भट्टी में जा गिरी। मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में इस घर के झगड़े को खत्म करने के लिए यही सबसे बेहतर फैसला है। इसने कभी मुझसे गलत या नाजायज ख्वाहिश नहीं की। इसने मुझसे इल्तिजा की कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। इसका ये फैसला है, सो तुम्हें भी अब अपने आप को समझा लेना चाहिए। इसके साथ ना ही मैंने कभी कोई खुद जबरदस्ती किया और ना किसी को इजाज़त दूंगा वो इसकी ज़िंदगी के अहम फैसले में यूं दखल अंदाजी करे। 2, 3, 4 साल या जब भी फैसला करे तभी इसकी शादी होगी, इन्होंने कतियत से कह दिया। ताहिरा बेगम हैरत से दंग रह गई। सामान की आंखों में जरिश का अक्स देखकर इसके दिल में अलाव से जलने लगे थे। इन्होंने तो सिर्फ कैसरा आपा के कहने पर फौजिया का नाम लिया था, वरना कहाँ फौजिया, कहाँ इनका सामान। सिर्फ जरिश की जिद में वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अब इसके फैसले ने गोया सारी बसात ही उलट दी। जरिश और फौजिया के अलावा वो जहाँ भी कहता है मैं राजी हूँ। इन्होंने लब कुशाई की। सईद अहमद इनकी तरफ देखकर तलखो तंजिया हंसी हंसे। आपको इसके शादी के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, वो शादी नहीं करना चाहता, जरिश और फौजिया के अलावा भी किसी से नहीं। इन्होंने ताहिरा बेगम को सुलगाने के लिए अपने पास से इजाफा किया। ताहिरा बेगम धक से रह गई। मैं इससे बात करूंगी। इस वक्त सईद अहमद से उलझने की बजाय समान अहमद का फैसला ज्यादा गौर तलब था। सईद अहमद का लहजा तंजिया था। ताहिरा बेगम बमुश्किल पी गई। वो इन दोनों के अलावा जिससे भी शादी करने के लिए राजी है, मैं इसे अपने घर ले आऊंगी इसकी खुशी के लिए। अच्छा जरिश, सईद अहमद हंस दिए। ताहिरा बेगम का जवाब पानी पानी होने लगा। ताहिरा बेगम, पहले आप ये यकीन कर लें कि यह घर किसका है, फिर अपने घर का दावा कीजिएगा। इन्होंने इन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया। मैं एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा। एक पल में 2 कोड़ी का कर दिया। अब आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। वो सुलग उठी। तुम्हारी समझ की बात है, वरना मैंने तो हकीकत वाजा की है। वो आराम से तकिया दुरुस्त करके सीधे लेट गई। ताहिरा बेगम लब पी गई। अब जबकि जरिश तुम्हारी असल जिद थी, सामान और मैं इसके नाम से दस्तबदार हो गए हैं, तो तुम्हें भी अब अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। जरिश इस घर में इतनी ही अहमियत रखती है जितनी के फरा। वो ना सिर्फ इस घर में आया करेगी, बल्कि जब चाहूँगा मैं इसे यहाँ लेकर आऊँगा। जितना दावा तुम्हें ये अपने घर का है, इससे बढ़कर दावा करने की हकदार वो है। अब अगर वो कभी यहाँ आया करे, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। इस घर को तुम्हारी अपने घर की मैं सिर्फ यही गारंटी दे सकता हूँ। इन्होंने ताहिरा बेगम को कंगार दिया। वो लब बिंचे तनफ्फुर भरी आंखों से सईद अहमद को देखने लगी, जो आंखों पर बाजू रखकर सीधे लेटे हुए थे। मुझे सिर्फ यही कहना था। अब मैं सोना चाहता हूँ। चाहो तो लाइट ऑफ करके बाहर जा सकती हो। इन्होंने एक पल में ताहिरा बेगम का असल मकाम याद दिला दिया था। ताहिरा बेगम के अंदर मौजूदा औरत चटक उठी। अपनी इस दर्जा तौहीन पर बुलबुला उठी। एक लम्हे तो जी चाहा आंखों पर बाजू रखे लेटे वजूद का गिरिबान पकड़कर चीख चीख करके कहे वो इसे इतनी कड़ी सजा क्यों दे रहा है, लेकिन जब्त कर गई। इनके अंदर की औरत बिलक उठी, लेकिन इन्होंने अंदर के शोर को बाहर आने से रोक दिया। तुम अब भी जीत गए सईद अहमद, मगर कब तक जीते रहोगे? मैं एक बार हारी थी। सिर्फ एक जुर्म था मेरा, और तुमने इस जुर्म के मेरी उम्र भर का रोग बना दिया। पल पल मरी हूं मैं। तुम जीते, तुम भी नहीं, और अब मेरी औलाद को मेरे सामने ला खड़ा किया। खुदा समझे तुम्हें। लाइट ऑफ करके वो दोबारा बिस्तर के किनारे पर टिक गई थी। रजा, तुम कॉलेज जाते हुए रिमशा को भी इसके घर छोड़ दो। आज मुझे लेट जाना है, इसीलिए मैं नहीं जा सकूंगा। नाश्ता की टेबल के गिर्द वो तीनों बैठे हुए थे। अम्मी किचन में थी, जबकि हमीद साहब की दूसरी तरफ रिमशा भी मौजूद थी। वो रोज़ाना हमीद साहब के साथ कॉलेज जाती थी। रजा के पास अपनी बाइक थी जिस पर कॉलेज जाता था। अब्बू के इस हुक्म पर वो हलक कड़वा हो गया। एक गुस्से भरी निगाह रिमशा पर डाली, जो खुद भी एक लम्हे को चौंकी थी, मगर फिर नाश्ते में जुट गई। तुम्हारे रास्ते पे ही पड़ता है, इसे कॉलेज छोड़ते हुए चले जाना। नाश्ते के साथ साथ अखबार का मुतालिया करते हुए इन्होंने कहा। जी अच्छा। रजा हमीद को अगर किसी का डर या खौफ था तो वो हमीद साहब का ही था। वो इनकी अकलौती और लाडली औलाद जरूर था, मगर मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में था। इनकी हर जंबिश पर इनकी नज़र होती थी। हमीद साहब इनके वालिदैन में से थे, जो खिलाओ सोने करने वाला और देखो शेर की आंख की नज़रिए पर अमल करते थे। रजा दूसरों के सामने लाख पर मार ले, लेकिन जहाँ बाग की एक नज़र इस पर पड़ती, सारा गुस्सा, नफरत और इश्तियाल अंगेजी साबुन की झाग की तरह बैठ जाती। वो इनसे बहुत डरता था। इस वक्त भी रिमशा से दिल में लाख नफरत थी, लेकिन जबान से सादतमंदी दिखा रहा था। मैं बाइक निकाल रहा हूँ, तुम नाश्ता मुकम्मल करके आ जाओ। रिमशा पर एक तलखी सी निगाह
ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔ رمشا کالج خیر خیریت سے پہنچنے کی دعا کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ وہ اپنا بیگ اور چادر لپیٹ کر باہر آئی تو رضا بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ بیٹھو، لہجے میں سخت بیزاری تھی۔ رمشا کا جی چاہا کہ جانے سے انکار کر دے، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے وہ ذرا سی ٹچ ہوئی تو رضا حمید پنگارا، کیا مصیبت ہے؟ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ رمشا کو رضا کا انداز بے حد حیرت انگیز لگا۔ وہ کون سا جان بوجھ کر اس کا سر منڈی جا رہی تھی جو وہ اسے پریشان بھی کرتی؟ ایک دم بھڑک کر انکار کیا، میرے پاس تمہاری ناز برادریوں کے لیے وقت نہیں ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھو، اس نے بھی چٹک کر کہہ دیا۔ رمشا کا جی چاہا کہ اندر جا کر انکل کو ان کے بیٹے کا انکار پہنچا کر ساری سعادت مندی کی پول کھول دے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری باتیں سننے کا، زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے تو آرام سے جا کر اپنے والد صاحب کو انکار کر دو، میں نے تم سے لفٹ نہیں مانگی۔ وہ تنفر سے تنفن کرتی دور جا کر کھڑی ہوگی۔ رضا امی نے بے بسی سے دیکھا، پوری آفت ہے یہ لڑکی۔ رمشا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ وہ زچ ہو گیا تھا۔ رمشا نے بنا کر دیکھا، پلیز بیٹھو۔ حمید کی ڈانٹ کا خیال تھا، ورنہ وہ اس کا یوں ہی چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ اس کی ذمہ داری حمید کے ذمہ تھی نہ کہ اس کی، لیکن وہ جا نہیں سکتا تھا۔ حمید صاحب کے سامنے ہاں کر چکا تھا۔ سنا نہیں تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ رضا جھنجھلا گیا۔ رمشا کو یک گونا سکون ملا، وہ کم از کم اس کے برابر کی تو تھی۔ وہ بھلا کیسے اتنی آسانی سے اس کی تلخی برداشت کر لیتی؟ میرے ساتھ انسانوں کی طرح بات کیا کرو، ہر وقت تمہارا رویہ برداشت کرنا میرا کام نہیں ہے۔ کسی دن میں نے انکل کے سامنے جا کر یہ کہہ دیا کہ پھر بھگتنا۔ اکڑ دکھانے سے وہ بھی باز نہیں آئی تھی۔ رضا کا دل چاہا کہ اس کا سر پھری منہ پھٹ بدتمیز کو اٹھا کر کہیں پھینک دے۔ تمہیں کالج نہیں جانا؟ اس کی بکواس کے جواب میں اپنے غصے کو پیتے ہوئے اس نے تحمل سے کہا، جانا ہے۔ وہ آرام سے اسے تپا کر اس کے پیچھے دوبارہ آ بیٹھی۔ اس دفعہ بیٹھتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر رضا کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رضا بھنا اٹھا، اندر سے اٹھنے والے تنفر پر بمشکل قابو پایا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اس بد دماغ لڑکی کو کسی کھائی میں جا گرائے جہاں سے دوبارہ وہ کبھی اس سے دکھائی نہ دے۔ رضا نے تیزی سے بائک گیٹ سے نکالا، انتہائی تیز رفتار سپیڈ کے ساتھ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے رمشا کا دل کانپ رہا۔ رضا، بائک آہستہ کرو ورنہ میں گر جاؤں گی۔ رضا کے کندھے کو سختی سے پکڑے وہ اس کے کان کے قریب چلائی۔ رضا نے سپیڈ کم کرنے کے بجائے مزید تیز کر دی۔ صبح کے وقت ہر کوئی آفس، اسکول، کالج کے لیے نکلتا تھا۔ مصروف شاہراہ تھی۔ رمشا خوف سے زرد پڑ گئی، یا اللہ کہیں بائک کو نہ دے مارے، وہ دل ہی دل میں ہولنے لگی۔ اتنی دیر سے ضبط کر رہا تھا، جلد از جلد مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا تھا، ایسے میں اس نے رمشا کی چیخو پکار پر متعلق دھیان نہ دیا۔ بائک جیسے ہی کالج کے سامنے رمشا نے صحیح سلامت پہنچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے لینے کون آئے گا؟ بائک سے اتر کر اس نے پوچھا۔ رضا نے دوبارہ بائک کو سٹارٹ کر کے ایک تنفر سے دیکھا، مجھے کیا پتا، پوچھ لیا ہوتا اپنے انکل صاحب سے۔ ایک زہر بھری کٹیلی نظر کالج یونیفارم میں ملبوس وجود پر ڈالی۔ رمشا لب بھینچ کر رہ گئی، مگر واپسی کی پریشانی ابھی سے ہونے لگی۔ پھر میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا۔ رمشا کو خود دیر ہو رہی تھی۔ رضا کو خود دیر ہو رہی تھی۔ رمشا کی پریشانی باعث عذاب محسوس ہو رہی تھی۔ کتب لہجے میں کہہ گیا، روز تو انکل کے ساتھ ہی واپس جاتی تھی، مگر آج وہ واپسی پر اکیلی جانے کے خیال سے ہی پریشان ہو اٹھی۔ انہوں نے مجھے صرف چھوڑنے کا کہا تھا، جو میں نے کر دیا۔ تم واپسی کس طرح جاتی ہو؟ یاد میرا درد سر نہیں ہے۔ وہ نخوت سے سر جھٹکتے زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ رمشا جاتی ہوئی بائک کی دھول دیکھے لب بھینچ کر رہ گئی۔ ایک دفعہ میں گھر پہنچ جاؤں پھر دیکھنا انکل سے تمہاری کیسی شامت بلواتی ہوں۔ اس کے انتقامی حس پھر سے بیدار ہوئی۔ وہ کلستے ہوئے اور اسے کونسوں سے نوازتے گیٹ کے کراس کر گئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ صبح ناشتہ بھی سب نے دیر سے کیا تھا۔ سعود احمد چھٹی کا سارا دن فیملی کے ساتھ گزارتے تھے، اگر کبھی موڈ بنا تو ڈنر باہر کر لیتے تھے۔ ماما اسپیشل قسم کا لنچ تیار کر رہی تھی۔ نوشین کو ماما نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، بقول زرش کے اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی، کیونکہ BA کے فوراً بعد نوشین کی شادی کر دینے کا ارادہ تھا، اسی لیے ماما اسے گھریلو کاموں میں زیادہ الجھائے رکھتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی جو سیکھے گی وہ سسرال میں کام آئے گا۔ وہ اسے ہر فن مولا بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زرش کو اس معاملے میں چھوٹ تھی۔ کھانے کے نام پر
وہ چائے اچھی بنا لیتی تھی، باقی کام وہ ماما کی مدد سے ہی کر سکتی تھی، اکیلے تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا تھا، پھر وہ کچھ لاپرواہ بھی تھی، ان کاموں پر خود ہی توجہ نہیں دیتی تھی۔ یہ سوچ کر کہ ماما پاپا اسے کون سا ابھی سسرال دھکا دے رہے ہیں، کم از کم وہ MBA کرنے سے پہلے تو یہاں سے جانے والی نہیں۔ پاپا ہمارے کالج میں اگلے ماہ چھٹیاں ہونے والی ہیں، دسمبر ویکیشن۔ اس دفعہ میں نے اور نوشین نے ارادہ کیا ہم لوگ اسلام آباد جائیں گے، عثمان بھائی اور زباریہ بھابھی کے ہاں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے پاپا سے کہہ رہی لیکن اس دفعہ تو شاید دسمبر میں میرے پاس وقت نہ ہو۔ پاپا اپنے بزنس مصروفیات کی وجہ سے کم ہی کہیں جاتے تھے، یہاں کے آفس کا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسرے شہروں اور ملکوں سے باہر کے وزٹ کے لیے تایا ابو سامان بھائی ہی زیادہ جاتے تھے۔ دونوں بھائیوں نے گھر علیحدہ ضرور کیے تھے، دل نہیں، اور جب دلوں میں وسعت ہو تو بزنس ایک ہو یا علیحدہ علیحدہ فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں نہیں پتا، بس آپ کو اس دفعہ وقت نکالنا ہوگا، ابھی تو پورا 1 مہینہ باقی ہے، اسی لیے میں آپ کو پہلے سے اطلاع دے رہی ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جب بھی فارغ ہوں گے ہمیں اسلام آباد لے کر جائیں گے۔ زرش کا انداز کچھ ضد منوانے والا تھا۔ سعود احمد مسکرا دیے، چلو دیکھتے ہیں، ابھی تو نومبر کا آغاز ہے، دسمبر تک شاید فرصت نکل ہی آئے۔ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا تو زرش نے منہ بسوڑا، جانتی تھی یہ فرصت کبھی نہیں نکلے گی۔ ہر بار وہ لوگ کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بناتے تھے اور پھر ہر بار پروگرام فلاپ ہو جاتا تھا۔ ابھی وہ سعود احمد سے مزید اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ السلام علیکم۔ CLI پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو زرش؟ دوسری طرف ستارہ آپی تھی۔ زرش کھلکھلائی، A1، آپ سنائیں، آنٹی انکل اور بھائی سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے۔ ممانی جان کہاں ہیں؟ ماما اور نوشین کچن میں ہیں، آج ماما اسپیشل لنچ تیار کروا رہی ہیں، اسی لیے وہ دونوں وہاں مصروف ہے، اس نے مسکرا کر بتایا۔ ستارہ بھی ہنس دی۔ عفان بھائی کیسے ہیں؟ انہیں کہیں ان کا پردہ ایک بندی سے ہے، کبھی ہم سے بھی ہیلو ہائی کر لیا کریں۔ ہیلو ہائی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ وہ خود یہی ہے، یہ لو بات کر لو۔ ستارہ نے ریسیور عفان کی طرف منتقل کر دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو زری؟ آپ سے تو میں سخت قسم کی ناراض ہوں، اسی لیے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گی، فوراً خفگی کا اظہار کر دیا۔ ہم سے کیا غلطی ہوگی سالی صاحبہ؟ دوسری طرف سے عفان تھا، باتوں میں بندے کو آرام کرنے والا۔ غلطی یہ ہوئی کہ کبھی ملاقات تو کیا کال تک کرنے کی بھائی صاحب نے زحمت کی، ہم خود مل آئیں تو مل آئیں، آپ تو یہ توفیق بھی نہیں۔ زرش لاؤ مجھ سے بات کرواؤ، سعود احمد نے کہا۔ زرش نے ریسیور انہیں تھما دیا، اسے اپنا لڑنے کا پروگرام گھٹائی میں پڑتا محسوس ہو رہا۔ جیتے رہو، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، تمہاری آنٹی بھی فریش ہیں؟ زرش صرف انہیں سن رہی تھی۔ ہاں بالکل A1۔ ہارون آغا سے کہو نا کسی دن ہمارے ہاں بھی چکر لگائے، پوری فیملی کے ساتھ، تفصیلی ملاقات کے کافی دن گزر گئے۔ ہاں بیٹا، کام تو واقعی بہت ہوتا ہے، کم ہی نکلتا ہوں، لیکن اگر آج تم لوگ فارغ ہو تو آ جاؤ، تمہاری آنٹی اچھا سا لنچ تیار کروا رہی ہیں۔ انہوں نے لگے ہاتھوں دعوت بھی دے ڈالی۔ زرش ہنس دی، اچھا بات کرواؤ ہارون سے۔ وہ اب ہارون انکل سے بات کر رہے تھے۔ زرش یک طرفہ گفتگو سنتی۔ پاپا نے ریسیور رکھا تو اس نے فوراً پوچھا، ہارون انکل فیملی سمیت آ رہے ہیں؟ ہاں، تم ذرا اپنی ماما کو ادھر بھیجو۔ زرش فوراً کچن کی طرف چلی گئی۔ ماما پاپا آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ ماما چکن روسٹ کر رہی تھی، 1 منٹ کو رکوں؟ انہوں نے ہارون انکل کو پوری فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا ہے، میرا خیال ہے عفان بھائی بھی آ رہے ہیں، اس نے نئی خبر بھی دی۔ اچھا، ماما نے حیرت کا اظہار کیا، پھر انہوں نے نوشین کو دھیان سے کام کرنے کا کہہ کر لاؤنج گرا لی۔ وہ نوشین کے سر پر ہوگی، تم بھی ذرا اپنا حلیہ سنبھال لو، عفان بھائی بھی آ رہے ہیں، وہ تمہیں ماسیوں والی حلیہ میں دیکھ کر ہو سکتا ہے منگنی کوئی خیر بات کہہ دے۔ زرش کا ستانے کا موڈ تھا۔ نوشین نے چکن روسٹ برتن میں نکال کر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے گھورا۔ کہتے ہیں شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ وہ کیبن سے بیسن نکال کر پلٹی تو زرش ہنس دی۔ خیر، شکل تو ماں بدولت کی لاکھوں میں ایک ہے، جو دیکھے دیکھتا رہ جاتا ہے، البتہ تمہارے متعلق فکر مندی رہتی ہے، پہلے ہی اللہ نے روح پورا دیا ہے، اوپر سے کچن کی ماسی لگ رہی ہو۔ نوشین کا رنگ ہلکا گندمی تھا لیکن سرخ تھا، خوبصورتی میں وہ ہادیہ اور زرش سے کسی بھی طور کم نہیں تھی۔ نوشین کو اکثر کمپلیکس رہتا تھا کہ اس کا کلر زرش اور ہادیہ کی طرح سفید کیوں نہیں ہے، گندمی سرخی مائل کیوں ہے، ایسے میں زرش اسے خوب ستاتی۔ اب بھی اس نے کہا تو نوشین کو فکر ہوئی، واقعی زرش اس وقت میرا کلر بہت گندا لگ رہا ہے۔ وہ اپنے کلر کے معاملے میں بے حد حساس تھی۔ زرش کی ہنسی نکلی، واقعی بہت۔ عفان بھائی ایک نظر دیکھ لے تو فوراً شادی کے لیے مچل اٹھے، مرو تم۔ نوشین نے پاس پڑا کفگیر اٹھا کر
जरिश के बाजू पर खींच मारा, फिर खज्जल सी होकर हंस दी। यास्मीन, ये बेसन छान कर खोल दो, मछली के कतलों पर लगाना है, बेसन वाली मछली फ्राई करनी है। अब तो मेहमान भी आ रहे हैं, हो सकता है मामा एक दो डिश और भी बना दे। यास्मीन आटा गूंदकर फारिग हुई तो नौशीन के कहने पर फौरन बेसन खोलने लगी। यास्मीन, नौशीन, जरिश, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारे पापा ने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। सितारा, खादिर और अफान भी आ रहे हैं, अच्छा सा खाना होना चाहिए। मामा पापा से सारी मालूमात लेकर दोबारा किचन में चली आई और आते ही जल्दी मचा दी। मुझसे ये सारे काम नहीं होते, सलाद बना सकती हूँ, बर्तन धो सकती हूँ, केबिन से निकालकर टेबल सजा सकती हूँ, लहसुन प्याज छील सकती हूँ, और नहीं। जरिश मामा से अपना नाम सुनकर फौरन बुतक ही गई, एकदम उज़र पेश किया, चलो बस करो, यही बहुत है, इसके बाद बाकी घर को भी देखना है। छुट्टी की वजह से यूं ही उल्टा पड़ा है। मामा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगे। मेहमानों के आने तक करीबन किचन का सारा काम मुकम्मल था। घर की डस्टिंग यास्मीन ने की थी, सजावट नौशीन और जरिश दोनों ने मिलकर कर दी थी। मामा दीगर काम देखती रही। इधर हारून अंकल की गाड़ी गेट से अंदर हुई। नौशीन अपने हुलिये से घबराकर अपने कमरे में घुस गई। मेहमानों को मामा और परी दोनों ने रिसीव किया। जरिश का भी हाँ हुलिया खराब था, लेकिन इसे तो कतई परवाह नहीं थी। अंकल आंटी, कादर भाई, सितारा आपी के साथ अफान भाई भी थे। सबसे सलाम दुआ करके वो कमरे में कपड़े चेंज करने चली गई। कपड़े चेंज करके वो किचन में पहुंची तो नौशीन यास्मीन की मदद से चाय का लौज़ात टेबल पर सजा रही थी। वाइट एंड स्काई ब्लू सूट में नौशीन की गंतनी रंगत सुर्खी माइल हो रही थी। जरिश ने नजरों में सराहा, जबरदस्त, अफान भाई की खैर नहीं, इसने जबान से सराहा। नौशीन झेम गई, बको मत। बर्तन दोबारा सेट करते हुए वो उलझी। चाय की ट्राली तुम लेकर जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अफान की वजह से वो अंदर जाने से हिचकिचा रही थी। जरिश को हंसी आ गई, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। आजकल की लड़कियां ससुराल के नाम पर उतराने लगती हैं, सारी शर्मो हया बुलाए मंगेतर साहब के सामने जाकर तशरीफ फरमा होती हैं, और हमारी बी बन्नो है कि इन्हें शर्माने से ही फुर्सत नहीं। ससुराल तुम्हारा है और चाहे मुझसे ले जाने की गुजारिश की जा रही है। जरिश ने जी भरकर नौशीन का रिकॉर्ड लगाया। वो बुनाकर देखते हुए, उड़ा लो मजाक, जब तुम पर ऐसा वक्त आएगा ना फिर पूछूंगी, इसने धमकी दी। जरिश खिलखिलाकर हंसी, दफा हो जाओ, तुम्हारे जैसी बहन तो अल्लाह किसी को ना दे, बजाय मदद करने का मजाक उड़ा रही है। जरूर, मैं तो अंदर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ चाय के साथ। वो इससे हाथ लगाती जज करती लाउंज में चली आई, जहाँ सब विराजमान। सलाम दुआ वो पहले सबसे कर चुकी थी। आराम से अदब के साथ सितारा आपी के साथ जा बैठी। नौशीन कहाँ है? अभी तक आकर नहीं मिली, सितारा ने कहा। वो चाय लेकर आ रही हैं, दरअसल अफान भाई की वजह से वो अंदर आने से शर्मा रही हैं। मुस्कुराकर हंसती आहिस्तगी से सितारा को बताया तो सितारा हंसती, हमारी नौशीन माशाल्लाह बहुत शर्मीली है। इन्होंने सराहा, कुछ ज्यादा ही, इसने लुकमा दिया। तभी नौशीन यास्मीन की मदद से ट्राली घसीटते चली आई। यास्मीन दरवाजे से ही पलट गई। बाकी काम अब इससे अकेले से करना था। सब ही ने इसे अंदर दाखिल होता देखा था। अस्सलाम वालेकुम, बगैर इधर उधर देखे इसने एक ही सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, जो पुरजोश खैर मुकद्दम हुआ। नौशीन के हाथ पांव फूलने लगे। चाय जरिश सर्व कर देगी, तुम इधर आकर बैठो। मिसेज हारून आगा ने ट्रॉली सेट करते देखकर इसे टोका तो वो सब कुछ छोड़कर इनके पास आके बैठी। मामा के इशारे पर जरिश ने ट्रॉली अपनी तरफ घसीट ली। एक एक करके सबको चाय पी दी और दीगर लवाजमात सर्व करने लगी। मैं तो कितनी बार हारून आगा से कह चुकी हूँ कि चले हम अपनी बहू से मिलाते हैं, मगर इनको फुर्सत ही नहीं मिल रही। पिछले दिनों सितारा नफीसा आपा के यहाँ चली गई थी, मैंने सोचा जब लौटेगी तो इकट्ठे ही चलेंगे। आजकल हम आने का सोच ही रहे थे, भाई साहब ने दावत दे दी। मिसेज आगा ने मामा के कभी चक्कर ना लगाने के शिकवे के जवाब में कहा। फुर्सत तो यूं समझे इधर भी नहीं है होती, मगर बच्चियों की खुशियों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। पापा ने भी हिस्सा लिया, जिसकी हाँ में हाँ मिला, सबने मिलाई। खुशगवार माहौल में चाय पी गई, ढेरों बातें होती रहीं, मुख्तलिफ मौज़ूआत। जब वक्त बीतने का मामा को एहसास हुआ तो इन्होंने टोक दिया, नौशीन, जरिश बेटा जल्दी से खाना लगाओ, सबको भूख लगी होगी। 4 बज रहे हैं, दोपहर का खाना तो किसी ने भी नहीं खाया था। नफीस सी साड़ी में मलबूस शाइस्ता बेगम के अंदाज़ो एतवार की शाइस्तगी देखने के काबिल थी। दोनों बहनें फौरन उठ गईं। दोनों के साथ सितारा भी चली गई। सितारा भी अफान भाई कैसे सूटिड बूटिड होकर आए हैं, देखने के लायक हैं, है ना? नौशीन शर्मीले अंदाज में यास्मीन के साथ खामोशी से बर्तनों में खाना निकाल रही थी। जरिश की बात पर शर्मीली मुस्कुराहट होंठों पर लगा दी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, वो तो बारात का दूल्हा बनकर आने पर बजिद था। मैंने ही मामू जान का ड्रावा देकर कुछ शर्म दिलाई है। वो और सितारा आप ही बर्तन डाइनिंग रूम में लाकर टेबल पर सेट कर रही थी।
सुना तुमने नौशीन बीबी, इसे कहते हैं बेशर्मी। कुछ तो अफान भाई से ही सीख लो। इसे पानी का जग और कोल्ड ड्रिंक की 1.5 लीटर वाली बोतलें निकालते हुए नौशीन को छेड़ा। नौशीन मजीद झेंपी, ताहम इसे घूरा। मुझे तंग मत करो, वरना बाद में तुम्हारा जो हशर होगा वो देखना। डिशों और डोंगों में लवाजमात निकालते हुए इसने जरिश को धमकी दी, मगर इसे असर कहाँ था। कभी कभार तो नौशीन को छेड़ने का मौका मिलता था और वो इस मौजू से फिर भरपूर फायदा उठाती थी। इन्हें छोटे मोटे जुमलों के तबादले में खाना लग गया। जरिश ने ही सबको खाना लग जाने की इतला दी। बड़ों ने पहले खाना खत्म किया। अंकल पापा के उठते ही मामा और आंटी भी उठ गई। बाकी वो 5-6 टेबल पर ही विराजमान थे। खाना बहुत जबरदस्त था। किसने बनाया था? नैपकिन से हाथ साफ करते हुए अफान ने जरिश को देखा। साथ ही नौशीन भी बैठी हुई थी। शर्माई चैंपी सी व्हाइट एंड स्काई ब्लू कलर के रंगत पर खूब जच रहा था। इसने बगौर देखा। मामा और आपकी मंगेतर साहिबा ने मिलकर। जवाब जरिश की तरफ से आया था। वो हंस दिया। शर्म करो, तुमसे बड़े अभी इस महफिल में मौजूद हैं। वो गाये बगाए बगौर देख रहा था। नौशीन खूबसूरत थी, मगर इस लम्हे खूबसूरत तरीन लग रही थी। कादिर भाई ने अफान की चोरी पकड़ ली। अफान पहले तो चेंपा, फिर खिलखिला दिया। तो आप भी भाभी को देख लें, मैंने कब मना किया। नौशीन ने सर झुका लिया। जरिश की खींची शुरू हो गई। अफान की इस दीदा दिलेरी पर इसने मिट्टी का निशान बनाकर दाद दी। नौशीन ने किन अखियों से देखा। क्रीम कलर के सूट में मलबूस वो वजीहा और काबिल रश्क लग रहा था। जिंदा दिल तबीयत का मालिक था, इसीलिए हर दिल अजीज था। मैंने सोच लिया है। क्या? जरिश ने चौंक कर कहा। यही कि नौशीन के बीए के एग्जाम्स के फौरन बाद शादी होगी। आराम से नौशीन की आंखों में देखते इसने सुकून गारत कर दिया। वो एकदम सर झुका गई। देख लें अपने भाई की बेशर्मी, अपने मुंह से शादी की बात कर रहे हैं देवर साहब। सितारा ने अपने शोर को देख। कोई बात नहीं, ऐसा बुरा वक्त हम पर भी आया था, जब ये भी बीवी वाले होने चाहेंगे। हो जाएगा, सब मिलिया मेट हो जाएगा। सर पर हाथ रखकर रोया करेगा बच्चा। वो कहाँ चौंकने वाले थे। आखिर को वो भी अफान के ही भाई थे। अफान और जरिश तो हंसना शुरू हो गए, जबकि भाभी मियाँ को घूरने लगी। क्या मतलब? यानी मुझसे शादी करके आप सर पर हाथ रखकर रो रहे हैं? सितारा के तेवर जारिहाना थे। कादरी भाई ने मसनूई डरने की एक्टिंग की। अल्लाह से डरो बीवी, सर पर हाथ रखकर रोना तो दूर की बात, 8 आंसू रोना भी कम है। देख लूंगी आपको। सरकार तो चलें, सितारा ने धमकाया। खाना खाया जा चुका था। बाकी लोग भी उठ गए। नौशीन, सितारा और यास्मीन सबके निकल जाने के बाद डाइनिंग टेबल समेटने लगी। इतनी देर में जरिश चाय तैयार कर चुकी थी। लाउंज में एक दफ़ा फिर महफिल जम चुकी थी। जरिश चाय लेकर आई तो खूब रौनक थी। हंसी मजाक कह के बहुत अरसे बाद इनके घर में ऐसा माहौल हुआ था। जिंदगी फिर तड़क उठी थी। अगर इन लम्हों में हादी और ताया जान की फैमिली भी हमारे साथ होती तो इस महफिल का रंग ही और होता। सबको चाय सर्व करते हुए जरिश की जहनी रूह भटक गई थी। दोपहर में सोने के बाद नहाकर वो खासी फ्रेश थी। आज ताहिरा बेगम बड़े अरसे बाद बड़े मामू के यहाँ आई हुई थी। वो वहाँ काम नहीं आती थी। 3-4 माह बाद अब आई थी। सईद अहमद एक दोस्त के यहाँ गए हुए थे। सामान अपने घर में सोकर वक्त गुजार रहे थे। अली का मैच था। थोड़ी देर पर पहले नहाकर अपने साजो सामान समेत वो चला गया था। फरा ने खाना खाकर अपने लिए चाय बनाई। दोपहर आहिस्ता आहिस्ता दोपहर में ढल चुकी थी। वो लाउंज की गिलास वाल के सामने खड़ी हुई थी। गिलास वाल के दूसरी तरफ लॉन का मंजर बहुत दिलकश था। आजकल गैर मुतवक्का तौर पर घर में सुकून था। अम्मी अब्बू के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। इस दिन जरिश के चले जाने के बाद इसे डर लग रहा था अब अम्मी अब्बू के दरमियान जोरदार झड़प होगी, मगर बचत हो गई। इसके बाद समान भाई से पता नहीं अब्बू की क्या गुफ्तो शुनीद हुई कि जो अम्मी अब्बू के दरमियान कशीदगी महीनों से चलती आ रही थी, एक बेनाम मौसम की जद में आ चुकी थी। अभी रात की ही बात थी जब अब्बू ने इसे अम्मी को कमरे में भेजने का कहा था। पता नहीं दोनों में क्या बात हुई थी। वो ये सोचकर सारी रात परेशान रही थी। अभी किसी भी लम्हे दोनों के झगड़े की आवाज़ कमरे से बाहर आएगी। सुबह दोनों के चेहरे खोजते हुए थे। वो किसी झगड़े का सुराग ना लगा पाई। अम्मी ने खुद अब्बू के लिए नाश्ते की ट्रे तैयार की थी। समान भाई के साथ भी अम्मी का रवैया खासा प्यार समेटे हुए था। खासे अरसे बाद वो खालिस माँ वाली अंदाज में दिखाई दे रही थी। न जाने क्या होने वाला था, लेकिन फरा को अम्मी पर बहुत प्यार आ रहा था। अपने घर का ये सुकून बहुत फरत बख्श महसूस हो रहा था। खासा मसरूर था। वो सोचो में गर्क चाय की सिप ले रही थी जब सिर्फ हाथ भर के फासले पर रखे टेलीफोन स्टैंड की बेल पूछी। फरा ने बगैर देखे रिसीवर उठा लिया। हेलो। चाय का मग पास पड़ी तो पाई पर रखकर कहा, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़कर वो सोफे पर टिक गई। वालेकुम अस्सलाम अनजानी मर्दाना आवाज़ थी। वो चौंक गई। फरा, तुम फरा हो ना? दूसरी तरफ बेताबी से कहा गया। वो उलझ गई। जी, मगर आपको
थैंक गॉड तुमने रिसीव किया, वरना मेरी उंगलियां थक गई थी ये नंबर मिलाते मिलाते। हर बार तुम्हारी कोई मुलाजमा या फिर वालदा कॉल रिसीव करती थी। अजहद बेतकल्फी से कहा जा रहा था। फरा तो अपनी जगह साकित तो सामित सी रह गई। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो कॉल करने वाले को जान गई थी। इस दर्जा बेतकल्फी और अपनायत वो कई साने हरकत भी ना कर सकी। आप होश आया भी तो जबान अल्फाज अदा ना कर सके। कितना खुश था, कितना शौक था मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने का। आज मेरा दिल कह रहा है यकीनन कॉल तुम ही रिसीव करोगे। देख लो, जज्बे सच्चे होने चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए, हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। दूसरी तरफ न जाने कौन सा शहर फूंका जा रहा था। फरा तो मबहूत सी हो गई। तुम कुछ नहीं कहोगी? कुछ तो कहो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी आवाज़ मेरे अंदर कैसे रस घोलती है। तुम्हारे शहर मुझे सोने नहीं देता, सारी सारी रात जगाता है। फरा को लगा वो इस मंत्र के हिसाब में मुकीद हो रही है। तुम मेरी ईमेल का जवाब नहीं देती, अब भी खामोश हो। प्लीज़ फरी, कुछ तो कहो प्लीज़। फरा को लगा इसके अंदर की लड़की बस ढह जाने को है। आप कौन हैं? वो बोली भी तो क्या। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और मोहब्बत की कोई ज़ात नहीं होती, कोई नाम नहीं होता महबूब का, किसी हस्बैंड हॉस्पिटल से ताल्लुक़ नहीं होता, बस सरतपा इश्क होता है और बस। दूसरी तरफ वो न जाने किस अंदाज में बात कर रहा था। फरा के एहसास साथ छोड़ते हुए महसूस हुए। प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ दें, मैं नहीं जानती आपको। मेरा सिर्फ एक जुर्म था, मैंने आपकी ईमेल्स का जवाब दे दिया। अब वो सिलसिला मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं किसी प्रिंसेस को नहीं जानती। प्लीज़ यहाँ कॉल मत किया करें। फरा की आवाज़ भीग गई। फरा। दूसरी तरफ इसकी आवाज़ का भीगापन बड़ी शिद्दत के साथ महसूस हुआ। फरा रो दी। प्लीज़ इल्तिजा करती हूँ आपसे, मैं इज़्ज़तदार माँ बाप की औलाद और इज़्ज़तदार माँ बाप की बेटी और भाइयों की बहन हूँ। आप जो भी हैं, आपका जो भी मकसद है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरा पीछा छोड़ दें। आपको क्या पता आपकी ईमेल्स और कॉल्स मुझे किस कदर तकलीफ़ से दो चार करती हैं। मुझे अपना आप मुजरिम लगने लगता है। वो सिसक उठी। प्लीज़ यहाँ कॉल मत कीजिएगा, किया करें प्लीज़। इसने रिसीवर रख दिया और घुटनों में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। कौन है ये? आखिर कौन है? इसका जहन उलझ गया था, दिमाग की नसें फटने को थी। क्या वाकई वो मोहब्बत करता है मुझसे? क्या वाकई, या फिर खेल है? वो इधर सोचने पर मजबूर हो गई। या अल्लाह, वो सिसक उठी। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर हूँ। मैंने जब महसूस किया कि अब मामला गलत है तो मैंने कदम पीछे कर लिया। तू मुझे रसवा न करना। मेरे भाई, मेरे वालिदैन मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं। मुझे अपने कदमों पर मजबूत रखना या अल्लाह। वो फूट फूट कर रो दी। भाभी अपने मेके गई हुई थी। सिर्फ नबील भाई ऑफिस चले गए तो घर में वो और अम्मा तनहा रह गई। भाभी होती थी तो गुड़िया की वजह से घर में काफ़ी रौनक लगी रहती थी। आजकल नवेरा को घर काट खाने को दौड़ रहा था। घर की सफाई सुथराई के बाद वो सारा दिन इधर से उधर बोलाई फिरती रहती। भाभी को गए 3 दिन ही हुए थे। वो इस रूटीन से उकता गई। वो बहुत हंगामा परवर लड़की नहीं थी, मगर इतनी कम गो और अपनी ज़ात में गुम रहने वाली भी नहीं थी। इस वक्त भी उकताहट और बेजारी से लबरेज वो कालीन पर लेटी मैगजीन की वर्गदानी कर रही थी। थोड़ी देर पहले नहाई थी। ग्रीन कंट्रास्ट शेड वाले लिबास में वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। इससे कुछ फासले पर अम्मा बैठी दाल चुन रही थी। रात में इनका यही पकाने का इरादा था। वो फारिग बैठने की बजाय अभी से चुनने लग गई थी। नवेरा ने मना भी किया था कि वो खुद कर लेगी, वो कुछ ना करें, मगर इनसे भी फारिग नहीं बैठा जा रहा था। इसके मना करने के बावजूद वो डब्बों से दाल निकाल लाई। कॉल बेल बजी तो नवेरा ने सर उठाकर अम्मा को देखा। गेट खोलने की जिम्मेदारी अम्मा या नबील भाई की तरफ थी। इनकी गैर मौजूदगी में वो और भाभी ये काम सर अंजाम देती थी। मैं देखती हूँ। अम्मा उठकर बाहर चली गई। नवेरा यूं ही कोनिया कालीन पर टिकाए लापरवाह अंदाज में लेटी मैगजीन पढ़ती थी। आओ बेटा आ जाओ। न जाने अम्मा किसे कह रही थी। नवेरा ने सर उठाकर जायजा लेना चाहा। इसका ख्याल था नबील भाई होंगे, मगर अम्मा के साथ फारूक नवाज और इनके पीछे शारिक जमान को देखकर एकदम सीधी होकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। शारिक जमान और नवाज ने बैक वक्त सलाम किया। नवेरा ने सर के इशारे से जवाब दिया और इर्द गिर्द देखने लगी। पता नहीं वो दुपट्टा कहाँ है। वो उठकर इधर उधर होकर दुपट्टा तलाश भी नहीं कर सकती थी। या अल्लाह, पहली दफ़ा इसे हकीकतन खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। नहाने के बाद वो यूं ही कमरे से निकल आई थी। घर में इस वक्त कोई मर्द नहीं था कि इसे दुपट्टे का ध्यान रहता, और अब ये मुसीबत शारिक जमान ने दिलचस्पी से देखा। बगैर दुपट्टे के कन्फ्यूज़ घबराई शर्माई से नवेरा काबिल तवज्जो थी। वो पहली दफ़ा इस लड़की का ये रूप देख रहा था। दिल एक दम उछल कर हलक में आ गया था। बगैर दुपट्टे के शर्माई घबराई वो जीती जागती कयामत थी। शारिक जमान, क्या नवाज भी इसका ये रूप देखकर एक लम्हे कंग रह गया था। वो इनके सामने बगैर हमेशा सर पर अच्छी तरह दुपट्टा जमाए बड़े बावकार अंदाज में आती थी। नज़र बेबाकी से उठने के बजाय खुद ब खुद एहतराम में झुक जाती थी। नवाज फारूक के दिल ने
दूसरी नज़र डालने को उकसाया, मगर वो दिल को डपट कर एहतरामी सोफे की तरफ बढ़ा, जबकि शारिक ज़मान अभी भी इस पर नज़र जमाए हुए था, जैसे नज़रें इसके वजूद की हशर सामानियों से हटने को इनकार ही हों। बहुत सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पाक दामन औरत किसे कहते हैं। अपनी यही आवाज़ हर वक्त इसके ताक़ुब में दौड़ती थी, और अब पाक दामन औरत का ये कौन सा रूप था। वो एकदम नज़रें झुका गया, दिल में एहतराम जागा। बैठो बेटा। खड़े क्यों? अम्मा ने लाउंज की तमाम लाइट्स ऑन कर दी। शारिक ज़मान सामने वाले सोफे पर बैठा, इस तरह कि नवेरा अकब में आ गई। नवेरा ने शुक्र अदा किया, मैगजीन सीने से लगाए बगैर इधर उधर देखे इसने नाक की सीध में चलती अपने कमरे में आकर ही दम लिया। या अल्लाह, कोफा से इसका बुरा हाल था, कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो इस हुलिये में किसी कज़न, चचा वगैरह के सामने आ जाए, नबील भाई के सामने कभी कबार दुपट्टे का ख्याल नहीं भी रहता, मगर कंधों और सीने पर फैला होता था। रज़ा हमीद से वो लाख बेतकल्लुफ़ थी, मगर इसने बेतकल्लुफ़ी के बावजूद बगैर दुपट्टे के कभी नहीं आई थी, और अब वो दुपट्टा बिस्तर पर पड़ा था। उठाकर इसने कंधों पर फैला लिया। आईने के सामने खड़ी होकर हेयर ब्रश को जल्द से जल्द बालों में फेरने लगी। लंबे घने बाल रेशम की तरह मुलायम थे। बालों का जूड़ा बनाकर हेयर पिन लगाई। इसने दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाया। क्या ज़रूरत थी मुझे बगैर दुपट्टे कमरे से निकलने की। एक नज़र खुद को आईने में देखते हुए इसने खुद को कोसा था। ये शारिक भाई भी कितने अजीब हैं। पहले कभी कोई ताल्लुक नहीं था, ना मिलना, ना मिलाना, ना हंसना, ना बोलना, और कैसे एकदम बदलने लगे हैं। और देखते कैसे हैं। पहले तो कभी वास्ता नहीं पड़ा था, इतने तो आदम बाजार थे वो, मगर अब एक दफ़ा नज़र उठे तो झुकती ही नहीं। अब भी कैसे मुंह फाड़ कर देख रहे थे, जैसे पहली दफ़ा देख रहे हो। शारिक ज़मान की निगाहों से इसे उलझन सी अभी तक महसूस हो रही थी। यूँ लग रहा था कि जैसे अभी भी इनकी निगाहें इसके वजूद का तवाफ़ कर रही हैं। नवेरा बेटा, कहाँ हो? कमरे से बाहर अम्मा की पुकार सुनाई दी। वो अपने ख्यालों से चौंकी। जी अम्मा। वो एक दरवाजे में आई। शारिक और नवाज आए बैठे, खाने पीने के लिए कुछ लाओ, इन्होंने कहा तो इसने सर हिलाया, लेकिन चेहरे की उलझन रफा ना हुई। ये दोनों क्यों आए हैं? खैरियत है ना? नवाज तो खैर मंगनी के बाद दूसरी दफ़ा इनके घर आया था, लेकिन शारिक ज़मान भी मंगनी वाले दिन ही मेहमान बनकर आया था। कह रहे थे कि नबील ने दोनों को बुलाया है, शायद कोई कारोबारी काम है। बस नबील भी पहुंच रहा होगा खाने के लिए। मैंने पूछा है, मना कर दिया, चाय वगैरह ले आओ, और इधर ही हूँ। अम्मा जल्दी से हिदायत देती चली गई। किचन में आकर इसने चाय का बर्तन रखा। फ्रिज में काफ़ी कुछ महफूज था। दोपहर में भी ही इसने कबाब बनाए थे, समोसे भी थे, इसके अलावा केक और कटलेट्स वगैरह भी। सब कुछ निकाल कर इसने ओवन में गर्म किया। निम्को, बिस्किट, केक, कबाब, समोसे और कटलेट्स वगैरह से टेबल ट्रॉली सजा कर वो चाय की तरफ पलटी, जो इनको गर्म करने के दौरान बना चुकी थी। ट्रॉली सलीके और तरीके से सजाकर वो इधर ही चली आई। दोनों अम्मा से बातें कर रहे थे। वो कमरे में दाखिल हुई तो गुफ्तगू का तसलसल टूटा। चाय बनाकर इसने बारी बारी दोनों को दी। शुक्रिया। शारिक ने तो यूं ही कप थाम लिया, जबकि नवाज ने शुक्रिया कहा। नवेरा, पता तो करो नबील कब तक आ जाएगा? अम्मा को चाय का कप थमाया तो इन्होंने कहा। वो सर हिलाकर टेलीफोन स्टैंड की तरफ चली गई। शारिक ज़मान ने देखा, वो नंबर मिला रही थी। सरुकद, मुनासिब सरापा, खूबसूरत, दिलकश खदुखाल थे। सलीके से अच्छी तरह सर पर दुपट्टा जमाया हुआ था। मुकम्मल ध्यान और तवज्जो से वो नंबर मिला रही थी। शारिक ज़मान गैर इख्तियारी कैफियत से लाशऊरी तौर पर इसे देखे गया। कॉल मिल गई थी। वो धीमे लबो लहजे में बात कर रही थी। आप कब तक पहुंच रहे हैं? वो पूछ रही थी। शारिक ज़मान का पूरा वजूद कान बन गया था। जी दोनों ही हैं। जी चाय दे दी है मैंने। जी अम्मा पास ही हैं। अच्छा जल्दी आ जाएं। एक तरफा गुफ्तगू शारिक ज़मान ने बगौर सुनी थी। नवाज अम्मा से बातों में मसरूफ़ था, जबकि इसकी पूरी तवज्जो इस वजूद की तरफ थी। रिसीवर रखकर वो पलटी तो सीधी नज़र शारिक ज़मान की उठती नज़रों से जा टकराई। शारिक ज़मान की आंखों में सुलगती मचलती एक अजीब सी कैफियत थी। वो लग तक रह गई। एक निगाह नज़रें हटाकर दोबारा से देखा तो वो इसी तरह ही मतवज्जा था, इंतहाई रिलैक्स मूड में। बायां बाजू सोफे की पुष्ट पर फैलाए, दाएं हाथ में चाय का मग था। में नवेरा एक दफ़ा फिर सुलग उठी। ग्रीन लिबास में इसकी खूबसूरत रंगत बहुत नुमायां हो रही थी, बल्कि कुंदन की तरह दमक रही थी। इसने इंतहाई नागवारी से शारिक ज़मान की निगाहों में देखा। नवेरा की आंखों की बरहमी बहुत वाज़ह थी। शारिक ज़मान निगाहें फेर गया। शारिक ज़मान की निगाह फेर लेने पर वो मज़ीद उलझ गई। ये शारिक
भाई ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? हो सकता है ये इनका नॉर्मल अंदाज हो, मेरी ही छठी इस गलत समझ रही हो। वो उलझ कर खुद को ही मुर्दे इल्जाम ठहरा गई थी। अम्मा, नबील भाई बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, इसने अम्मा को बताया। अम्मा ने सर हिला दिया। यकीनन नवाज की मौजूदगी में नवेरा का अब भला क्या काम था? वो बाहर की तरफ लपकी। बैठो नवेरा। शारिक जमान इसे बाहर निकलते देखकर एकदम कह उठा। वो चौंक कर, नहीं शारिक भाई, मुझे किचन में कुछ काम है, आप प्लीज अम्मा से बातें करें। शारिक का यूं रोकना इसे हकीकत में नागवार गुजरा। ताहम लहजे में काबू पाकर इसने वहां मौजूद साइड तपाई पर रखी दाल की ट्रे उठाकर किचन की तरफ चली गई। शारिक भाई की इन हरकतों का क्या मतलब है? वो आखिर कहना क्या चाहते हैं? ट्रे स्लैब पर पटकते वो कितनी देर तक साकित खड़ी रही। आखिर मुझे शारिक भाई की नज़रों की नागवारी बार बार इतनी शिद्दत से क्यों महसूस हो रही है? वो अब संजीदगी से सोच रही थी। वो गुज़श्ता तमाम मुलाकातें याद करने लगी। ये मुलाकातें सलाम दुआ से ज़्यादा ना थी, एक अद नज़र के तबादले के सिवा कुछ ना था। इसीलिए तो वो लाशऊरी तौर पर शारिक जमान की कम गोश शख्सियत से मुतासिर थी। इनके अंदर की तलखी का राज जानने की जुस्तजू सीने में अक्सर सर उठाती थी। अभी कल की ही बात थी कि जब इसके दिल में शारिक जमान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरने की ख्वाहिश भी उभरी थी। अपनी ख्वाहिश इसे देखकर, इसके दुख लेकर। मगर अब हो सकता है मेरा वहम हो, जिस बात से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, हो सकता है वो इनकी आदत हो। मैं कौन सा इनको बहुत गहराई से जानती हूँ। इसने फिर कोई तवज्जो निकाल दी तो जी निकाल दी। थोड़ी देर में नबील भाई भी पहुंच गए। वो इन दोनों को लेकर अपने कमरे में चले गए और अम्मा किचन में चली गई। तुम खाने पीने का बंदोबस्त करो। हो सकता है नबील इन्हें खाने पर रोक ले, फिर तो दाल चावल नहीं पकाऊंगी, कोई और चीज़ पका लेती हूँ। ये भी अच्छा है, साथ में दाल चावल भी पका लो। सुबह नबील खास तौर पर कह कर गया था, कितने दिन हो गए हैं दाल चावल खाए हुए। अम्मा ने कहा तो वो सर हिलाकर फ्रिज की तरफ बढ़ गई। फ्रिज में चिकन भी था और छोटा गोश्त भी। वो सोचने लगी, थोड़े से वक्त में आराम से कौन सी चीज़ बन। कुछ सोचकर इसने दोनों गोश्त निकाल लिए। दाल गोश्त के साथ इसने रोटियां बना ली। अलबत्ता चिकन पुलाव साथ ज़रूर बनाया था। सलाद, रायता, मीठे में कस्टर्ड बना लिया। जल्दी में वो सिर्फ यही कर सकी थी। दोपहर ढल चुकी थी। खाना टेबल पर लगाकर इसने अम्मा को अंदर भेजा ताकि वो इनको खाने पर बुला ले। वो पानी का जग भर कर टेबल पर लाई। जब अम्मा के साथ वो तीनों आ गए। इतना एहतमाम, हम मेहमान थोड़ी हैं, आपने तो चची अम्मा तकल्लुफ़ कर दिया। नवाज टेबल पर देख रहा था। अभी कहाँ एहतमाम किया, नवेरा जल्दी में सिर्फ यही बना सकी। वो एक तरफ खड़ी अम्मा की बात पर मुस्कुरा दी। वो लोग बैठ गए। चिकन पुलाव, दाल, गोश्त, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। दाल चावल के साथ गोश्त नबील भाई की महबूब ग़िज़ा थी। डोंगे से ढक्कन उठाकर वो खुश हो रहे थे। हमारी नवेरा से अच्छी दाल गोश्त चिकन पुलाव कोई और बना ही नहीं सकता। नबील बारी बारी शारिक को नमाज के लिए खाना निकालते हुए कहा, आओ नवेरा, इधर क्यों खड़ी हो, बैठकर खाना खाओ। एक तो नवाज फारूक की मौजूदगी, फिर शारिक की वजह से वो इनकार कर गई। मैं खा चुकी हूँ, प्लीज़ आप लोग खाएं। इसने सलीके से माजरत की। शारिक जमान ने सर उठाकर देखा, तुम हमारे साथ खाना नहीं चाहती या फिर नमाज की मौजूदगी में परहेज हो रही है? बज़ाहिर मजाक था, जैसा कोई भी कज़न अज़राए मजाक करता है। मगर नवेरा को अम्मा और नबील भाई की मौजूदगी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई बात नहीं, इसे कुछ तो कहना ही था। नवाज इसकी तरफ देखा। हमारे बुजुर्गों का अदब लिहाज रखने वाले हैं, चाहे वो नवाज हो या फिर नवेरा। चचा ज़ात होने की हैसियत से भी एक अटूट ताल्लुक़ है, मगर फिर भी जो नया ताल्लुक़ बना है अपनी जगह मुस्लिम है। अम्मा ने भी शारिक बात का जवाब दिया। वो एक लहजा को लाजवाब हो गया था। फिर तो दोनों को पर्दे में बिठा देना चाहिए आपको। मुस्कुराकर वो फिर कह रहा था। अम्मा के साथ नबील भी हंस पड़ा। अब ऐसी भी बात नहीं, मंगेतर से बढ़कर ये दोनों कज़न हैं। अब हमारा ख़ानदान इतना दकियानूसी भी नहीं है कि यूँ पाबंदियाँ लगाए जिससे बेजा हबस का एहसास हो। नबील भाई ने शारिक को तफसील बताई। तो फिर नवेरा को यहीं बैठकर हमारे साथ खाना चाहिए था। चची अम्मा और नबील को कोई एतराज़ नहीं, शारिक ने खुद ही कहा था। अम्मा और नबील भाई खामोश रहे। नवेरा को शारिक का ये रवैया समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसा क्यों कह रहा है? बात एतराज़ की नहीं है, बात शर्म हया और रख रखाव की है। प्लीज़ आप लोग तकल्लुफ़ मत कीजिए। अम्मा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। शारिक को जवाब देकर इसने अम्मा को भी कहा और फिर वहाँ से निकल गई। नवाज ने मायनेखेज़ अंदाज में शारिक जमान को आंखों ही आंखों में तावड़ा। जैसे कह रहा हो, इसे कहते हैं शर्म हया और रख रखाव। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थड़क उठी। शारिक ने सर झटका। वही शर्म हया और रख रखाव यही है, वाकई शर्म हया और रख रखाव यही है। खाना खाते हुए वो मुसलसल इस बारे में सोच रहा था।
कॉलेज से वापसी पर अली इसे घर ले जाने की बजाय फूफो के यहाँ ले आया था। इसने बहुत मना किया, अम्मी की नाराजगी का डरावा दिया, लेकिन वो भी अपनी मनमानी करने लगा था। फराह फूफो के हाँ आकर भी बहुत अम्मी की नाराजगी को खौफ से होलती रही। अंकल और वकार भाई तो ऑफिस में थे। हादिया आपी और फूफो के अलावा सितारा बाजी भी थी, जो आज ही मेके से आई थी। फूफो इसे इतने अरसे बाद अपने घर में देखकर बहुत खुश हुई। इसने खूब आवभगत हो रही थी। दोपहर के खाने के बाद इसने अली को वापस चलने को कहा। फूफो ने सख्ती से मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी जाने की। 3 महीने बाद तुम यहाँ आई हो और इतनी जल्दी जाने के लिए तैयार हो। फराह ने बेचारगी से फूफो को देखा। अम्मी का खौफ ना होता तो वो ज़रूर रुकती, मगर अब वो क्या कहती कि अम्मी फूफो और इनकी फैमिली से कितना खार खाती हैं। आपको बताया तो है ना, ये अली का बच्चा मुझे सीधा कॉलेज से ले आया। अम्मी परेशान हो रही होंगी, तीसरा घंटा चल रहा है। अली की तरफ शिकायती अंदाज से देखते हुए इसने कहा तो फूफो ने एकदम अली की तरफ देखा। अली तुम घर चले जाओ, फराह आज यहीं रहेगी, मैं सईद से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। कल तुम्हारी फूफा या वकार कोई छोड़ आएगा। इन्होंने फ़ौरन ही इस मसले का हल दिया। सितारा और हादिया आपा खामोश थी, खामोशी से मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। फराह तो फूफो के इस नए आर्डर पर पहुंचकर रह गई। नहीं फूफो, फिर कभी किसी दिन आऊंगी, आज नहीं। यूं बगैर बताए चले आना, फिर अम्मी खफा हो जाएंगी और मजीद रुकने पर। ना बाबा ना। इसने जल्दी से नफ़ी में सारी लाया। हादिया मुझे मोबाइल तो, मैं खुद ताहिरा से बात कर लेती हूँ। फराह आपा फराह आज यहीं रुकेगी, इन्होंने नया हुक्म दिया। फराह अली को देखने लगी, वो मुस्कुरा रहा था। हादी आपा ने मोबाइल नंबर डायल करके फूफो को थमा दिया तो फराह खामोशी। अम्मी फूफो और इनकी फैमिली को सख्त नापसंद करती थी और फराह को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था। अगर वो यहाँ रुक गई तो अम्मी का मूड सख्त खराब हो जाना था। लेकिन फूफो से बहस कौन करते। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो समान बेटा। समान भाई का नाम सुनकर फराह हैरान रह गई। वो तो इस वक्त ऑफिस में होते थे, लेकिन आज घर पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ तायरा कहाँ है, वो पूछ रही थी और फराह खामोशी से इन्हें दे। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। फराह और अली इधर हैं मेरे पास, मेरे यहाँ बच्चे हैं, ख्याल नहीं रहा कि पहले फ़ोन करते। फराह तो अभी भी परेशान हो रही है, ये लो खुद बात कर लो। इन्होंने मोबाइल फराह को थमाया। अस्सलाम वालेकुम भाई। फूफो की एक तरफा गुफ्तगू से वो कुछ ना कुछ तो समझ ही गई थी। मैंने अली को मना भी किया था, वो मान ही नहीं रहा था। मैंने इसे कहा भी था कि अम्मी को कम से कम फ़ोन करके इतला तो दे दो, लेकिन कह रहा था कि अम्मी से जूते खाने का कोई इरादा नहीं है। फराह ने जो कि तू अली के अल्फाज सामान को पहुंचा दिया। फूफो नहीं आने दे रही, कह रही हैं आज यहीं रुक जाओ। इसने फूफो की तरफ देखते हुए कहा। मतवज्जा फ़ौरन मोबाइल इससे ले लिया। फराह यहाँ रुकेगी, अली को भेज देती हूँ। इतने अरसे बाद अगर गलती से आ ही गई है तो क्या हो गया, मैंने कह दिया है कल तुम्हारे पप्पा या वकार छोड़ आएंगे। बैग इसके पास है, यूनिफॉर्म है, यहीं से कॉलेज चली जाएगी। अगर मगर कुछ नहीं, मैंने तायरा को इतला देने के लिए कॉल की थी। खैर वो बात नहीं करना चाहती तो और बात है, तुम इसे इतला दे दो। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फूफो ने मोबाइल बंद करके हादिया आपा को थमाते हुए फराह को देखा। सामान को कह दिया है मैंने, तुम आज यहीं रहोगी तायरा से, वो खुद ही बात कर लेगा। अब तुम आराम से बैठो, तुम्हारा अपना घर है। इतनी परेशान क्यों हो रही हो। फूफो की बात पर वो कुछ पुरसुकून हुई। इसे पता था अब समान भाई अम्मी को समझा लेंगे। फिर फूफो मैं जाऊं, अली ने पूछा तो फूफो ने सर हिला दिया। अली तो हर हफ्ते एक चक्कर लगा लेता था, लेकिन तुम्हें तो महीनों गुजर जाते हैं यहाँ आए हुए भी। हर बार मैं तुम्हारे ताया अब्बू और सामान को कहती हूँ तुम्हें भी यहाँ साथ ले आया करें। अब अली को मैंने ही कहा था, शुक्र है आज इसे ख्याल आ गया। हादिया आपा ने भी कह दिया। वो अच्छी तरह से अली की चालाकी को समझ रही थी। अली के चले जाने के बाद वो कुछ देर फूफो के साथ बातें करती रही। फिर फूफो लेटने चली गई तो वो सितारा बाजी के साथ इनके कमरे में आ गई। पिछले हफ्ते इतवार को हम सब छोटे मामू की तरफ गए थे, इन्होंने खाने पर इनवाइट किया था। नौशीन तो शर्माई लजाई रही, लेकिन जरिश ने खूब नौशीन का रिकॉर्ड लगाया। सितारा बाजी मुस्कुरा कर बता रही थी जब अचानक चलते चलते वो इनके स्टडी टेबल के करीब आकर रुक गई। शादी से पहले भी सितारा का कमरा ऐसे ही था और अब भी। सितारा सबसे छोटी होने की वजह से घर भर की लाडली थी। शादी के बाद ससुराल की भी लाडली बन गई थी। वो इनके स्टडी टेबल पर पड़ी किताबें खंगाल रही थी कि किताब में से एक सफ़ा निकलकर टेबल पर गिर पड़ा। जैसे ही फराह ने वो पेज उठाया, सितारा ने पीछे से झांक कर इसे देखा। क्या देख रही हो। कुछ नहीं, किताबें देख रही थी। आपके पास शायरी का अच्छा खासा मजमुआ है। वो सफ़े की तहें खोल रही थी कि अचानक सितारा ने इसके हाथ से सफ़ा खींच लिया। ये बहुत ख़ास है, तुम्हारा देखना मना है। इन्होंने एकदम सफ़ा अपनी मुट्ठी में भींच लिया। क्यों।
अभी भी इसमें क्या बात ऐसी भी इसमें क्या बात है जो मैं नहीं देख सकती। फरा को सितारा की हरकत से तजस्सुस हुआ, शरारतन छेड़ा तो वो हंस दी। बहुत खास है, कुछ हिजर की कहानी महताब की ज़बानी है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वो इसे शरारती नजरों से देखते हुए कह रही थी। हो सकता है कादिर भाई से मुतल्लिक हो सीक्रेट, इसने सोचा। सितारा की एक शायरी की डायरी उठाकर वर्दगुजारी करने लगी। अचानक इसका ज़हन उलझ गया। ये राइटिंग इसे याद करके भी कुछ याद ना आया। सितारा आपकी लिखाई तो बहुत प्यारी है, जैसे सफ़े पर मोती परोया गया हो। साथ भी यही कहता है, बल्कि इसे तो मेरी राइटिंग इतनी पसंद है कि जब भी इससे खत लिखती हूँ तो जवाबन मेरी राइटिंग की तारीफ में खत लिखना नहीं भूलता। और इसकी तारीफी खतूत पढ़कर कादिर बहुत हंसता है। कादिर की लिखाई इतनी साफ नहीं है, वो भी मेरी राइटिंग को बहुत पसंद करते हैं। साद भाई कब तक वापस आ रहे हैं? किताबें छोड़कर वो बिस्तर पर आ बैठी थी। सितारा भी इसके करीब ही चली आई। अम्मी कहती है जल्दी आ जाएं, लेकिन भाई का इरादा अभी चंद माह और वहाँ रुकने का है। वो वहाँ मजीद कुछ प्रैक्टिस करने के मूड में है। ज़ोबारिया भाभी के अलावा ये दूसरा बंदा होगा जो हमारे ख़ानदान में डॉक्टर होगा। सितारा ने सर हिला दिया, और वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट। सितारा के लहजे में अपने ज़हीन तरीन भाई के लिए फ़ख्र और मान था। आपकी और साद भाई की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना? कादर भी यही कहते हैं। वो हर वक्त साथ भाई करती रहती हूँ तो अक्सर वो झुंझला भी जाते हैं। जब भी साथ का फ़ोन आता है तो इससे मेरी बहुत शिकायतें करते हैं। फरा मुस्कुरा कर देखने लगी तो अचानक सितारा को कुछ याद आया। अरे हाँ, साथ भाई ने अपनी तस्वीरें भेजी हैं, देखोगी? इसने सर हिलाया तो बैग से मोबाइल निकाल लाई। डॉक्टर साद जमाल की ढेरों तस्वीरें थी। हर तस्वीर में इसकी वजाहत, शख्सियत का वकार भरपूर तासर छोड़ रहा था। ज़बरदस्त, साथ भाई तो बड़े हैंडसम हो गए हैं। आपके मोबाइल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हर तस्वीर इतनी क्लियर है कि हद नहीं। मेरी करीबन रोज़ 1 घंटा साथ से चैटिंग होती है। कभी कंप्यूटर पर काम करते हुए, कॉल करते हुए, किचन में चाय बनाते हुए, स्टडी करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। सितारा साथ की तारीफ़ों में मसरूफ़ हो चुकी थी। इसकी जब भी सितारा से मुलाकात होती थी वो हर बार इनका मौजू गुफ्तगू सिर्फ साथ जमाल के साथ हुआ करती। साथ ये है, वो है, ये करता है, वो करता है। अब साथ ऐसा हो गया है, आजकल सैर के लिए फलान जगह गया हुआ है। इस बात से वो ये अंदाज़ा लगा सकी थी कि सितारा के साथ इस कदर अंडरस्टैंडिंग है कि इसके गुफ्तगू और मौजू की तरफ जा ही नहीं सकती थी। मैं भाई को बताऊंगी कि तुमने इन्हें हैंडसम का लक़ब दिया है। अपनी तारीफ सुनकर बड़े खुश होंगे। अभी मैं इन्हें SMS करती हूँ कि कैसे फ़ौरन रिप्लाई करते हैं। सितारा शादी के बाद भी नहीं बदली थी। इसी तरह खिलखिलाती, मुस्कुराती, लाउबालीपन का मुजाहरा फ़ौरन करती रहती थी। सितारा की उंगलियां तेज़ी से SMS लिख रही थी। फरा बिस्तर पर बैठी इसे देख रही थी। मैंने SMS सेंड कर दिया, देखना कैसे रिप्लाई होता है। इसने मुस्कुराकर फरा के साफ शफाफ चेहरे को देखा जिस पर बड़ी मतानत भरी मुस्कुराहट थी। क्या लिखा है? फरा ने देखा। जो भी लिखा है जाने दो, बस देखो। मैसेज पढ़ते ही कॉल कैसे आ गई। अभी सितारा के अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि फ़ोन मोबाइल की टोन बजने लगी। देखो आ गई कॉल, बड़ी क्विक सर्विस है साद भाई की। फरा खिलखिलाकर हंस दी। साद भाई हैं? सितारा ने फ़ौरन कॉल रिसीव की। वालेकुम अस्सलाम। सितारा के लहजे में ही क्या आंखों में भी एक पुरइसरार सी चमक थी। अभी फरा कह रही थी कि बड़ी क्विक सर्विस है साद भाई की। हंसते हुए सितारा ने इसका हवाला दिया तो फरा झेम के बात कराऊं, वो पूछ रही थी। फरा ने एकदम नफी मसाले लाए सामान भाई और अब्बू के पास अक्सर साद की कॉल आती रहती थी। जब से वो गया था शायद ही फरा की कभी बात हुई हो। एकदम झिझक सी गई थी। फरा इनकार कर रही है। सितारा ने इसका इनकार साद तक पहुंचा दिया। लहजे में अब भी शरारत थी। अच्छा धमकियां तो मत दो, करवाती हूँ। सितारा ने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया तो फरा ने एकदम हाथ उठाकर इनकार कर दिया। मुझे नहीं करनी कोई बात। इसने बददस्तूर नफी मसाले लाया। कर लो, कुछ नहीं होता। सितारा ने इसके कान से मोबाइल लगाया। मजबूरन फरा को बात करना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। इसके सर ने इसकी निगाह सितारा की मुस्कुराहट पर थी। वो कुछ पजल होगी। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ से साद की बड़ी पुरजोश भारी आवाज़ सुनाई दी। कैसी हो? जी ठीक हूँ। इसने सर हिलाया। सितारा अभी भी इसके पास बैठी हुई थी। आज तुम हमारे यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो सुना तुम्हें वहाँ आना सख्त मना, बुरा लगता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी फुर्सत थी। बस फुर्सत ही नहीं मिलती। पजल तो वो अब भी हो रही थी, मगर बात करते हुए पुरएतमाद थी। साद जमाल इसका सगा फूफी जात था, कोई गैर थोड़ी था। यही एतमाद काफ़ी था। यूं कहो ममानी जान का डर है जो तुम्हें आने से रोकता है। फरा चुप रही। स्टडी कैसी है? बहुत अच्छी, इसने मुख्तसरन कहा। फिर इससे पहले के साथ कुछ और कहता है। इसने मोबाइल सितारा को थमा दिया और खुद उठकर खिड़की के पास जा खड़ी। हेलो, हाँ साथ में सितारा। मैं क्या जानूं, मैंने तो बात करवाई है। अब वो बात नहीं करना चाहती तो मेरा क्या कसूर? सितारा कह रही थी। फरा ने खिड़की खोल दी। ओके देखूंगी।
तुम जिम्मेदारी ही ऐसे कंधों पर डाली है, अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। नहीं, आज रात नहीं। हाँ ठीक है, कल होगी। अच्छा बाबा, मैं एमएमएस कर दूंगी। अब खुश होके अपना ख्याल रखना। बाहर देखते हुए भी फरा की तवज्जो सितारा की गुफ्तगू पर थी। इसने मोबाइल बिस्तर पर फेंक कर फरा को देखा। तुमने साथ से बात क्यों नहीं की, वो पूछ रही थी। फरा ने पलट कर जवाब दिया, की तो है, खाक की है, सलाम दुआ, बस हाल चाल। बेचारे ने इतनी दूर से कॉल की थी और तुम भी ना। फरा खिड़की से हटकर दोबारा सितारा को देखने लगी। आप सबको पता है, मैं अपने भाइयों के अलावा दीगर लड़के हत्ता के कजन्स तक से बराए नाम गुफ्तगू करती हूँ, और चाहे मामूजाद हो या खालाजाद। आप लोगों की तो बात ही और है। कभी कभार साथ भाई की कॉल समान भाई के पास आए तो वो बात करवा देते हैं, तब भी मैं इतनी ही गुफ्तगू करती हूँ। इसने रसान से जवाब दिया तो सितारा मुस्कुरा दी। चलो जाने दो। सितारा ने दोबारा मोबाइल उठा लिया। मेरा आज रात यहीं ठहरने का प्रोग्राम है, कादिर से कह चुकी हूँ, दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे। वो मोबाइल से अपनी तस्वीर बना रही थी, साथ साथ ज़बान भी चला रही थी। तुम्हारी तस्वीरें बनाओ। सितारा ने कैमरे में इसको फोकस किया तो फरा झेम गई। अच्छी नहीं आएगी। इसने उधर पेश किया। फिक्र मत करो, मेरे मोबाइल कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सितारा ने तस्वीर बना ली तो फरा ने देखा। तस्वीरें वाकई बहुत अच्छी थी, इंतहाई क्लियर, शफाफ, ज़बरदस्त। वो सराहे बगैर ना रह सके। सफ़ेद यूनिफॉर्म में अमूमन तस्वीर क्लियर नहीं आती, लेकिन वहाँ आपके कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सितारा ने इसके हाथ से मोबाइल लेकर चंद बटन और दबाए थे। फरा सिर्फ इसकी तेज़ी से चलती उंगलियां देख रही थी। एकदम वो मुस्कुराने लगी तो फरा जो सितारा को बगौर देख रही थी हैरान। क्या हुआ? कुछ नहीं, सीक्रेट है, कभी मौका मिला तो बताऊंगी। चलो बाहर चलते हैं। हादी भाभी को देखते हैं क्या कर रही है। मोबाइल साइड टेबल पर रखकर वो उठ खड़ी हुई। फरा को सितारा की पुरस्कार मुस्कुराहट कुछ अजीब सी महसूस हुई। फिर सर झटकर वो इसके साथ बाहर निकल गई। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके करें। मिलते हैं नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।